नमस्कार साथियों, लेकर आ गया हूं एक बार फिर से मैं आपका साथी आपका सहयोगी मनमोहन सविता फूल पत्ती वाले करंट अफेयर स्पेशल शॉर्ट नोट्स। जी हाँ मित्रों, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में सभी फूल पत्ती वाले जो स्पेशल करंट अफेयर रहती है उसके आपके क्लास नोट्स को मैं कंप्लीट कराता हूँ, शॉर्ट रूप में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और जल्द से जल्द आपका परिवार अब 2K का होने वाला है। तो इसी के साथ अपना सहयोग बनाए रखिए और अपनी वीडियो को इस तरीका प्यार देते रहिए। अपने मित्रों, अपने परिवार के दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए। ठीक है मित्रों, इसी उम्मीद से आज मैं शुरुआत करता हूँ आपके लिए 10 फरवरी 2021 के शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर पर। जी हाँ मित्रों, यह आपकी परीक्षाओं पर सीधा सीधा बात करेंगे और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है, जिसमें मैं आपको एक बार लता मंगेशकर जी का पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है, एक बजट स्पेशल फैक्ट की पूरी PDF आपके लिए लेकर आया हूं, जो सीधे सीधे आपके बजट 2022 का रिवीजन कराने वाला है। इसी के साथ आज का हमारा स्पेशल रहेगा पुदीना सीरीज, यानी आपने कुमार गौरव सर का जो पुदीना सीरीज देखी होगी उसके बारे में जानने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुदीना सीरीज में आज आपके लिए क्या रहेगा खास, इस चीज़ को देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और इसी के साथ आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सर ने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लगभग 20 मिनट तक समझाया था, उसको भी मैं कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि CPEC के बारे में आपको बताने वाला हूं। चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी पर मैं चर्चा करूँगा। तो बस आपको रुके रहना है, अंत तक पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है और एक बार अपना ज्ञान चक्षुओं के आधार पर पता लगाना है कि क्या यह नोट्स वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर जरा सा भी आपको लगता है कि यह फ़ायदेमंद है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा इस वीडियो को हेल्पफुल बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है। तो मित्रों, आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि AFC महिला एशिया कप इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। अब इसकी विजेता टीम और उपविजेता टीम की घोषित हो चुके हैं। इसका विजेता बना है चीन और 9वीं बार विजेता बना है इसका चीन। उपविजेता कौन बना है, तो दक्षिण कोरिया। ठीक है मित्रों, ये रहेगा याद आपको। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे। तो कुछ समय पहले आपको यह क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि महिला एशिया हॉकी 2022 का विजेता कौन बना था, जापान, और इसमें उपविजेता बना था कौन, तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है। तो हाल ही में आपको पता है कि फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था और यह है रॉबर्ट लेवेंडस्की। ठीक है, इसी के साथ महिला की बात करें तो कौन है, वह है अलेक्सिया पुटेलस। कौन है मित्रों, अलेक्सिया पुटेलस इस बार फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुनी गई हैं। ठीक है, कुछ अन्य फुटबॉल के प्रश्नों की ओर चलते हैं। कुछ संबंधित प्रश्न हैं जो फुटबॉल से सीधे सीधे हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आइए उस पर हम एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाते हैं। ठीक है मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, अच्छे लगे, समझ में आए, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और आपके प्रति मैं विश्वास बना चुका हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है, आइए देखते हैं और रिवीजन लगाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए जो संबंधित रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यूरो कप, तो हाल ही में यूरो कप किसके द्वारा जीता गया है, इटली के द्वारा। नेक्स्ट है कोपा अमेरिका कप, यह किसके द्वारा जीता गया, अर्जेंटीना के द्वारा। उबेर कप, यह चीन के द्वारा जीता गया और उबेर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से। डूरंट कप, यह फुटबॉल से संबंधित है और किसके द्वारा जीता गया, तो FC गोवा। नेक्स्ट है बेलग्रेड ओपन, यह किसके द्वारा जीता गया, तो नोवाक जोकोविक। और फ्रेंच ओपन, यह किसके द्वारा जीता गया है, तो बारबोरा क्रोजिकोवा के द्वारा फ्रेंच ओपन जीता गया है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट थे आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इसका हमने एक बेहतरीन सा रिवीजन कुछ ही समय में लगा लिया है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और इसमें आपके लिए क्या रहेगा खास, इसे आप जानने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और इसमें पूछा गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स आया है और इसके अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो हाल ही में आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया के अब सबसे अमीर व्यक्ति होंगे गौतम अडानी। जी हाँ मित्रों, कौन होंगे, तो गौतम अडानी। और यह विश्व में 10वें स्थान पर आए हैं, लेकिन एशिया में इनका पहला स्थान रहा है। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक हैं ये गौतम अडानी, और इनकी संपत्ति कितनी है, तो 6.61
लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। ठीक है मित्रों, इसका अंदाजा लगाया गया है इस ब्लूमबर्ग जो इंडेक्स है इसके माध्यम से। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व में प्रथम कौन है, तो विश्व में प्रथम है एलॉन मस्क। आप जानते होंगे एलॉन मस्क, इनकी एक कंपनी है, निजी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है मित्रों, इसी की टेस्ला कंपनी है और इन्हीं के द्वारा सुअर के दिमाग में चिप लगाने की बात की गई थी। इन्हीं के द्वारा हाल ही में एक और घोषणा की गई है एक सिंथेटिक बॉम्ब की। ठीक है मित्रों, और 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलॉन मस्क को चुना गया है। वहीं पर विश्व में सेकंड स्थान पर कौन है, तो वह है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को भी आप अच्छे से जानते होंगे, यह पूर्व अमेजॉन के कौन थे, तो सीईओ थे जेफ बेजोस। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में अमेजॉन के सीईओ कौन है, तो एंडी जेसी। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि एशिया में सेकंड स्थान पर कौन रहे हैं, तो यह है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, और इनकी कुल संपत्ति कितनी है, तो 6.56 लाख करोड़। ठीक है मित्रों, इसके आधार पर यह एशिया के सेकंड व्यक्ति हैं और एशिया के फर्स्ट कौन है, तो गौतम अडानी। मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए खास। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करें और एक बार अपने साथी मनमोहन सविता का सहयोग करें। ठीक है, वीडियो पर शेयर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो मित्रों अपने सभी ग्रुप्स में एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। आप सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पूछा गया है कि पॉवरथॉन 2022 का संबंध। पॉवरथॉन 2022 क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो आपको बता दें, हाल ही में पॉवरथॉन 2022 इसका उद्घाटन किया गया है या इसकी शुरुआत की गई है। यह विद्युत मंत्रालय से संबंधित है और जो विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं जिनका नाम है RK सिंह, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये पॉवरथॉन 2022 है क्या अक्सर, आइए इसे जानते हैं पहले। तो बिजली वितरण समस्या को कम करने के लिए और बिजली आपूर्ति को कम करने के लिए पॉवरथॉन की शुरुआत की गई है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारत ऊर्जा स्वतंत्र लक्ष्य रखा गया है कब का, तो 2047 का। इसी के साथ कार्बन न्यूट्रल COP26 में इसकी बात की गई थी कि भारत कार्बन न्यूट्रल कब हो जाएगा, तो 2070 तक। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए आज की इस क्वेश्चन में खास क्या है, तो इसके लिए हम जानेंगे कि लल्लन टॉप प्रश्नों में आपके लिए क्या खास है। तो ऊर्जा संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके लिए जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो हमारे कुछ लल्लन टॉप प्रश्न लिखे हैं इन पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि नया मंत्रालय कौन सा है हमारा, तो सहकारिता मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो अमित शाह। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। और हाल ही में आपको पता है जबलपुर लमहेटा गांव में एक भू पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। ठीक है मित्रों, यह भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं ऊर्जा संबंधित कौन से हमारे प्रश्न हैं। तो ये कुछ आपके लिए स्पेशल फैक्ट हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुला है। कहाँ पर, तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, 100 पॉइंट इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, और किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। आपको पता है व्हीकल सिटी, तो ये कौन सी हमारी, केवड़िया गुजरात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ग्रेन ATM, तो ये कहाँ पर खोला गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। सबसे ऊंचा चार्जिंग पावर स्टेशन कौन सा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मित्रों, कि सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लगाया गया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए मैं पुनः से जो लता मंगेशकर जी हैं, स्वर कोकिला हैं, उनके बारे में एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि आपको पता है लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हुआ है और आगामी परीक्षाओं में उनसे एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपका एक भी क्वेश्चन खराब नहीं जाने दूंगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। और एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लता मंगेशकर जी से संबंधित एक करंट अफेयर क्वेश्चन की बात करूंगा और एक छोटा सा रिवीजन भी आपको लगवाऊंगा। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हाल ही में लता मंगेशकर जी के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर, तो एक संगीत अकादमी और उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में ही लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को और 6 फरवरी 2022 को इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि तानसेन, यह भी संगीत से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो ग्वालियर से संबंधित थे। मध्य प्रदेश में ही आपको पता है खजुराहो के मंदिर हैं जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ अलग से जानकारी थी आपके लिए। अब आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन में लगवाऊंगा, इसे आपको पूरी श्रद्धा के साथ देखना है और एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी स्पेशल है,
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, कोई भी कमी आपको लगती है तो उस कमी को बताएं और मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है मित्रों, लेकिन अपना एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन अवश्य दिया करें। तो ये है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से संबंधित एक छोटी सी पीडीएफ, जिसे मैं आपको एक बार फिर से समझाने वाला हूँ। तो इनका जन्म मैंने आपको बताया ब्रिटिश भारत के इंदौर में हुआ था। कब? तो 28 सितंबर 1929 को। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को ब्रिज कैंडी मुंबई अस्पताल में हुई थी। ठीक है मित्रों, यह प्रसिद्ध गायिका थी, है ना, और इनका अन्य नाम से अगर हम जाने तो स्वर कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ स्पेशल जानकारियाँ आपके लिए याद रखनी है। इनमें से आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1972, 1975 और 1990। ठीक है, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1969 में, पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1999, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से इन्हें सम्मानित किया गया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट भारत रत्न, भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। अगर हम पूछें कि पहली महिला संगीतज्ञ जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो वो थी MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, कौन थी? तो MS सुब्बलक्ष्मी, इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। वहीं पर लता मंगेशकर जी को कब? तो यह दूसरी महिला है संगीतज्ञ जिन्हें सम्मानित किया गया है भारत रत्न से 2001 में। लता मंगेशकर जी को ही फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2007 में प्रदान किया गया था। और ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये कुछ सम्मान आपको याद रखने हैं, इनसे आपका एक क्वेश्चन 101% बनने वाला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट नामक एक योजना चलाई गई है और ये किससे संबंधित है? तो रेलवे परिवहन से संबंधित है। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि एक स्टेशन पर अगर उसी स्टेशन का उत्पाद बनाया जाएगा तो उससे क्या होगा? उस उत्पाद की उत्पादकता बढ़ेगी, और जब उत्पादकता किसी वस्तु की बढ़ती है तो उसमें रोजगार भी बढ़ता है। तो इसी उद्देश्य से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की शुरुआत की गई है। और इसकी घोषणा किस में की गई थी? तो बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, आपको पता है बजट 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और एक बार इसका आपको रिवीजन लगवाऊंगा। ठीक है, वैसे तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दी है, यदि आप देखना चाहें तो उसका मैं आपको पिन दे दूंगा, उसको आप देख लेना। और डेली मैं आपको उसका पिन देता हूं क्योंकि वह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे और वो फैक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नई नई नोट्स वाले करंट अफेयर वीडियो प्राप्त होती रहें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो ये बजट 2022 के प्रमुख आंकड़े हैं आपके लिए मित्रों। ठीक है, देखते हैं हमारा आर्थिक वृद्धि दर क्या है इस बार। तो 9.27%। राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? तो 6.4%। पूरी वीडियो में आपको समझा चुका हूँ किसको क्या कहते हैं। यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, हम रिवीजन लगा रहे हैं इसलिए इसको नहीं समझा पाएंगे। पूछा गया है कि कृषि बजट में वृद्धि कितनी की गई है? तो 0.3% में इसमें वृद्धि की गई है और रखा कितना गया है? तो 3.9%। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? तो 15% इस बार करने की इसकी बात चली गई है, 18% से 15% करने की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा? तो 30%। कितना मित्रों? 30%। रक्षा बजट पर इस बार कितना खर्चा होगा? तो 8%। और पेंशन पर कितना? तो 4%। नई वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी है? तो 400, और 400 की 400 ट्रेन कवच तकनीक से संबंधित हैं, लेस हैं। नया राष्ट्रीय मार्ग बनाने की बात की गई, कितना? तो 2500 किलोमीटर नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही गई है बजट 2022-23 में। 1 क्लास 1 टीवी चैनल, तो 12 से 200 चैनल तक खोले जाएंगे 1 क्लास 1 टीवी चैनल। किसके तहत? तो प्रधानमंत्री ई योजना के तहत। नेक्स्ट है कुल घरों तक जल पहुंचाने की प्रक्रिया, तो कितने घरों तक? 3.5 करोड़ घरों तक, घर तक जल पहुंचाने की बात कही गई है और इस पर आवंटित किए गए हैं 60,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा सरकार का पूंजीगत व्यय, तो इस बार के बजट में पूंजीगत व्यय कितना होगा? 39.45 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है PM आवास योजना में नए घर बनाए जाएंगे, कितने? तो 80 लाख नए घर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन पर खर्चा कितना होगा? तो 37,800 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन प्रोग्राम, तो इसके तहत 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये बजट 2021-22 आपके लिए था, सॉरी 22-23 2022 का बजट था आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है इसमें जानते हैं।
जैसे स्वराजेबिलिटी क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वराजेबिलिटी क्या है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक जॉब पोर्टल है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पर आधारित एक जॉब पोर्टल है। और क्या होगा, तो मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर यह कार्य करेगा। क्या करेगा? मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर कार्य करेगा। और किसके लिए? तो दिव्यांग और विकलांग, इन सभी के लिए जॉब तलाशने में यह ट्रेनिंग प्रदान करेगा। ठीक है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसमें फंड किसने दिया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इसमें फंड दिया है। ठीक है, कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि ओपन एयर कक्षा, यह कार्यक्रम किसने चलाया है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा। शोरा क्या है? तो शेरा क्या है? पंजाब चुनावी शुभंकर है, जो जागरूकता बढ़ाएगा मतदान के प्रति। पवेगा क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं आपको कराऊंगा पोदीना सीरीज। पोदीना सीरीज क्या है? तो पोदीना सीरीज का मतलब है मित्रों, सर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कराई गई थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनका आपके लिए बेहतरीन सा रिवीजन लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर क्वेश्चन है यह भी योजनाओं से संबंधित है। और पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, जिसे किसान संपदा योजना के नाम से भी जानते हैं, यह चर्चा में क्यों बनी हुई है? तो बात करें कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह 2021 में इसकी समय सीमा समाप्त होने वाली थी। इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, और यह संबंधित थी खाद्य प्रसंस्करण से, यानी फूड प्रोसेसिंग से। कहने का मतलब यह है, आपको पता है कि जब हमारे पास टमाटर होता है और टमाटर से हम क्या बनाते हैं? चटनी बनाते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है, कुछ उसमें परिवर्तन आता है, और जब परिवर्तन आता है तो उसमें क्या बन जाती है? हमारी चटनी बन जाती है। यानी उसको बनाने में कुछ प्रोसेसिंग हुई है, कुछ कार्य हुआ है ना। तो जिस मशीन के द्वारा उसका कार्य किया गया है या उसमें बदलाव लाया गया है, उसे क्या कहेंगे? फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, और उसके माध्यम से क्या होगा? उसमें चेंजेस आएंगे। तो क्या किया गया है? इस योजना को स्टार्ट किया गया और इसकी समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने 4600 करोड़ रुपए का खर्चा करके, यानी इसका परिव्यय करने के लिए 5 साल के लिए इसे और एक्सटेंड कर दिया है। यानी अब ये 2021 से 2026 तक रहने वाली है। ठीक है मित्रों, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पर अगर नए आए हों तो एक बार दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। अब देखते हैं पोदीना सीरीज। यह है पोदीना सीरीज, इन्हें समझते हैं। जैसा कि पूछा गया है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, तो आपको पता है यह श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किसने स्टार्ट की थी? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, है ना। यानी नो पेटेंट मेडिसिन यहाँ पर मिलेगी, यानी कम पैसों पर यहाँ पर मेडिसिन मिलने वाली हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यह अनोखी पहल चलाई गई थी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में एक और योजना चलाई गई थी जिसका नाम था महतारी दुलार योजना। एक और चलाई गई थी राजस्थान में, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यह स्वास्थ्य से संबंधित थी, राजस्थान से इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, हर हित स्टोर योजना, यह हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। स्मार्ट स्वास्थ्य योजना, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई। लड्डू वितरण योजना, यह गांधीनगर गुजरात से स्टार्ट की गई, अमित शाह के द्वारा। माई पैड माई राइट योजना, यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ई संजीवनी पोर्टल, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट किया गया। और पढ़ई तो हर पहरा, यह किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यह पोदीना सीरीज से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट थे आपके लिए, कुछ सीरीज थी, है ना, जो योजनाओं से संबंधित थी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपना हमारा 8th, और 8th भी आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम BSSC के नाम से जानते हैं, इसके नए हाल ही में निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए निदेशक बने हैं मित्रों डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर। ठीक है, डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर जी इसके नए निदेशक बने हैं। ये कौन थे? तो पहले थे मानव अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक। यह मानव अंतरिक्ष केंद्र इसके पहले निदेशक हैं। और ये किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष केंद्र तो गगनयान को भेजने के लिए संबंधित है, मानव अंतरिक्ष मिशन। और इसके पहले निदेशक थे डॉक्टर S उन्नी नैयर, जो अब क्या हो गए हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन चुके हैं। यह कहाँ पर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, रॉकेट डिजाइन तय करने का कार्य किसका होता है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। ठीक है, अब देखते हैं कुछ लल्लन टॉप प्रश्न जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नए हैं, सीधे सीधे आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी,
तो यह कहाँ पर है? हासन कर्नाटक में। और उपग्रह पर कंट्रोल करना और उस पर नज़र रखने का कार्य किसका होता है? तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का। नेक्स्ट है सेकंड ब्रांच इसकी कहाँ पर खोली गई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी सेकंड ब्रांच खोली गई है। नेक्स्ट हमारा तरल प्रोद्योदक प्रणाली केंद्र, यह कहाँ पर है? महेंद्रगिरी में। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी में हाल ही में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। और विकास इंजन यह किससे संबंधित है? तो यह गगनयान से संबंधित है, यानी गगनयान में इसे लगाया जाएगा। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो यह कहाँ पर है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। डीआरडीओ अपने परीक्षण कहाँ से करता है? तो व्हीलर द्वीप से, ठीक है। और यहाँ से अपने रॉकेट भी लॉन्च करता है डीआरडीओ। बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में इन्होंने अपना स्थापना दिवस भी बनाया था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं सतीश रेड्डी। इसका वाक्य ध्येय वाक्य की बात करें तो कौन सा है? वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है मित्रों, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिवीजन आपको करा दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैंने बताया था, तो बताऊंगा CPEC के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है इसमें आपके लिए खास। पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है जम्मू कश्मीर। और यह किसके द्वारा ऐड किया गया है? तो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसमें राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल हुए हैं। समझेंगे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली क्या होता है। तो आवश्यक उद्योग के लिए तुरंत एक ही स्थान पर अनुमति उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली चलाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। ठीक है, यह आपके लिए संबंधित रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसे मैं कुछ ही समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझा हुआ पसंद आए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यह काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। और हाल ही में आपको पता है पाकिस्तान के द्वारा अपनी नई सुरक्षा नीति बात चलाई गई थी, इसकी घोषणा की गई थी और इसमें उन्होंने बताया था कि चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर यह काफ़ी चर्चा का विषय बना था। अब इसमें क्या है चर्चा का विषय, तो आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है यह CPEC चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर यह चीन के एक प्रांत है जिसका नाम है सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। और सिंजियांग में एक स्थान है जिसका नाम है कासगार। यहाँ से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक एक रोड बनाई गई है ना, एक मार्ग बनाया गया है इस प्रकार से। ठीक है मित्रों, और इसी के हाल ही में सेकंड चरण के लिए पाकिस्तान को चीन के द्वारा $60 मिलियन का क्या दिया गया है? अनुदान दिया गया है या सहायता प्रदान की गई है। ठीक है मित्रों, इसमें चीन का क्या फ़ायदा रहेगा? तो आपको बता दें चीन का फ़ायदा क्या रहेगा। यह अफ्रीका से जुड़ेगा, अफ्रीका के साथ अपना व्यापार कर सकेगा और हिंद महासागर तक अपनी पहुंच को बना सकेगा। इसी के साथ भारत को क्या करेगा? यह प्रतिसंतुलित करेगा। यानी भारत को प्रतिसंतुलित करने का मतलब है यह भारत को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करेगा और उस पर हमले की कोशिश भी करेगा। आपको पता है यह मोतीमाला नीति यानी भारत को घेरने की एक नीति है जिसको कहा जा रहा है मोतीमाला नीति। इसके तहत यह बांग्लादेश में कुछ जगह पर, म्यांमार में आपको पता है कोको द्वीप पर, श्रीलंका में बात करें तो हम्बनटोटा, माले में बात करें तो माले, और यहाँ पर आपको बताइए इसने ले लिया ये वाला बंदरगाह जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान। तो इसकी इस नीति को क्या कहा जा रहा है? मोतीमाला नीति। और यहाँ पर अपना मान लीजिए क्या है? भारत है। तो इस प्रकार से भारत को घेरने के चक्कर में कौन है? श्रीलंका, जिसे नाम दिया गया है क्या? मोतीमाला नीति। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर अपना पाकिस्तान यानी नल्ला पाकिस्तान है अपना बेटा। ठीक है, और यहाँ पर है अपना क्या? तो ये है ग्वादर बंदरगाह, यहाँ पर भी इसने अपना अड्डा बनाया है और यहाँ तक अपने क्या लाया है? तो इस रोड को लेकर आया है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर इसका है ये कासगार शहर और यह प्रांत है यहाँ पर सिंजियांग। ठीक है, तो इसे हमें समझना है। इसी के लिए इसका सेकंड चरण स्टार्ट किया गया है और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को $60 मिलियन का अनुदान दिया है। इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा रहेगा? तो पाकिस्तान लालची है, आपको पता है, पागल है। तो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट होगा, ऐसे उसको क्षणिक मात्र सुख देने के लिए बात कही गई है कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो जाएगा, आर्थिक स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाएगी और चीन क्या करेगा? इसको लोन भी दे देगा।
तो यह कुछ लालच दिया गया है पाकिस्तान को, और लालच में फंसाकर पाकिस्तान को अब क्या होगा, बर्बाद कर देगा चीन। ठीक है मित्रों, तो यह है CPEC, जो मैंने आपको कुछ समझाने की फैक्टों को कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना और मेरी मेहनत का रंग मुझे दिखाना। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से आपके लिए डेली करंट अफेयर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और शॉर्ट नोट वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की ओर और देखेंगे आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल। तो जो कल वाला हमारा फूल पत्ती वाला सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है। तो चंडीगढ़ के द्वारा इसे जीता गया है, जिसका आयोजन कहाँ पर चल रहा था, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है मित्रों, तो यह आपका फूल पत्ती वाला सवाल था जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।